हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने वाले हैं कार्बन का थर्ड पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे होमोलोगस सीरीज, फंक्शनल ग्रुप्स और आईयूपीएसी नेम के बारे में। ठीक है, बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला टॉपिक है आपका होमोलोगस सीरीज। इससे पहले वाले पार्ट में आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बाकी चीजें कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, उन सब के बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि होमोलोगस सीरीज कैसे बनती है, क्या होती है। देखिए, सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट डेफिनेशन समझ लीजिए। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? ये एक सीरीज है हाइड्रोकार्बन्स की, जो कि डिफरेंस होता है जिनमें CH2 का, एक कार्बन का और दो हाइड्रोजन का। इनकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों लगभग सेम होती हैं, सेम स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं आपके होमोलोगस सीरीज। इस सीरीज के हर एक मेंबर को हम होमोलोगस मेंबर कह देते हैं। दो कॉन्सेक्यूटिव मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं होमोलोगस सीरीज का। देखिए, आप अगर एग्जांपल लें, हम अगर लेते हैं हाइड्रोकार्बन, कौन सा, एल्केन ले लेते हैं। ठीक है, एल्केन एक सीरीज है। अब एल्केन में जो सबसे पहला मेंबर है वो है CH4, मीथेन। ठीक है, अब हमें ये एक सीरीज का पहला मेंबर दे दिया और इस सीरीज में हमसे पूछा कि नेक्स्ट दो मेंबर कौन कौन से होंगे बताइए। तो हमें सिंपली क्या करना है, इसमें प्लस CH2 करना है, क्योंकि हर दो में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का अंतर होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, C2H6 कर देंगे, एक कार्बन ऐड कर दीजिए, दो हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, या सिंपली आप कार्बन नंबर बढ़ाते जाइए, उसके हिसाब से एल्केन ग्रुप बना दीजिए। ठीक है, फिर दूसरा फिर से CH2 प्लस कर देंगे और यहां पर बन जाएगा आपका C3H8। ठीक है, इसका अगला मेंबर CH2 फिर से ऐड कर देंगे, CH4 प्लस ये H10। ठीक है, C4H10। समझ में आया? इस तरीके से आप बढ़ाते जाएंगे तो ये आपको एक होमोलोगस सीरीज मिल जाएगी। और क्योंकि ये एल्केन की सीरीज है तो इसे हम बोल देंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन में फर्स्ट मेंबर कौन सा हुआ, मीथेन। समझ में आया? ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोपीन से पहला एग्जिस्ट करने वाला होमोलोगस मेंबर कौन सा होगा, तो प्रोपीन का फॉर्मूला क्या है, प्रोपीन है C3H6। ठीक है, एल्कीन में क्या होता है, कार्बन से डबल हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है ना, तो प्रोपीन, प्रोप का मतलब तीन, तो तीन कार्बन तो हाइड्रोजन हो गए 6। इससे पहला पूछा है तो हम क्या करेंगे, पहला पूछा है तो हम इसमें से CH2 माइनस कर देंगे। ठीक है, एक कार्बन माइनस कर दो तो दो कार्बन हो गए, और इसमें से दो हाइड्रोजन माइनस कर दो तो 4 हो गए। ठीक है, या सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आपको दिया है प्रोपीन से पहला क्या आएगा, इथीन। ठीक है, प्रोपीन से पहला इथीन, प्रोपीन से बाद का पूछ लिया तो ब्यूटीन। ठीक है, इस तरीके से आप होमोलोगस मेंबर्स निकाल सकते हो। समझ में आया? चलिए, तो ये था होमोलोगस सीरीज, ये इसी तरीके से एक्ट करता है। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, जो कि है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। देखिए, फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं वो आपके 7 तरह के होते हैं। आपके सिलेबस में 7 तरह के फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं। आप हायर क्लासेस में जाएंगे, इससे भी ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होंगे। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप होते क्या है? देखिए, जिस तरीके से आपको एक डेली लाइफ का एक छोटा सा एग्जांपल देकर चलता हूं कि मान लीजिए कोई एक इंसान है, अब आप उसके काम के बारे में डिसाइड करना चाहते हैं। आप उसका हुलिया देखकर बताते हैं, उसकी वर्दी देखकर, उसका मतलब जो भी कपड़े हैं उसे देखकर बताते हैं कि वो काम क्या करता है। जैसे पुलिस वाला है तो पुलिस वाले की वर्दी देख के आप बोल देंगे कि हाँ, मैंने पूछा आपसे कौन है, तो आप बोलेंगे पुलिस वाला है। एक इंसान है जिसने व्हाइट कोट पहन रखा है, स्टेथोस्कोप लगा रखा है, मैं आपसे पूछूंगा ये कौन है, तो आप बोलेंगे डॉक्टर है। ठीक है, एक इंसान है जिसने बैग टांग रखा है, टाई लगा रखी है, ठीक है, तो छोटा है, बच्चा है, तो आप क्या बोलेंगे, वो स्टूडेंट है। तो जो कपड़े हैं वो क्या कर रहे हैं,
वो काम बता रहे हैं किसी भी इंसान का। उसी तरीके से ये जो आपके फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ये ऐसे ग्रुप्स या एटम्स होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़कर उनकी प्रॉपर्टी बदल देते हैं और उनकी प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं कि ये क्या काम करेंगे। तो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप का दो काम होता है। एक तो ये किसी भी हाइड्रोकार्बन को ज़्यादा रिएक्टिव बना देते हैं और इसी के साथ साथ ये उसकी प्रॉपर्टी भी डिसाइड करते हैं। ठीक, जो फंक्शनल ग्रुप उससे जुड़ जाएगा ये वही प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं। सबसे पहले हम ग्रुप नंबर 1 की बात करें, फंक्शनल ग्रुप, जो कि है आपका हैलोजन, हैलो ग्रुप। ठीक है, इसे हैलो ग्रुप भी बोल देते हैं या हैलो जीनो ग्रुप भी बोल देते हैं। ठीक है, हैलोजीनो ग्रुप, और इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम X से। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं X से, और ये वो वाली X नहीं है, राइट। तो ये है हैलोजीनो, X से रिप्रेजेंट कर देते हैं। X में यहां पर कोई भी हैलोजन आ सकता है, जिसमें क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। अच्छा, होने को आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंगली यहां पर फ्लोरीन भी दे रखा है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्लोरीन इस X से आउट ही रहता है, मतलब फ्लोरीन को हम इसमें काउंट नहीं करते हैं। लेकिन एनसीईआरटी बुक में दे रखा है तो हम यहां पर पढ़ेंगे इसे, क्योंकि आपकी बुक्स जो है वो एनसीईआरटी की बेस होती हैं, उसी के बेस पर हम चलते हैं। तो यहां पर कोई भी चारों में से हो सकता है। अब जब किसी चीज में क्लोरीन जुड़ा हुआ हो तो जब आप नाम लिखते हैं, साइंटिफिक नाम लिखेंगे, आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे आगे जाके, तो उस वक्त आप इसके लिए लिखते हैं क्लोरो। क्या लिखते हैं? क्लोरो। ब्रोमीन है तो उसके लिए लिखेंगे ब्रोमो। आयोडीन है तो उसके लिए लिखेंगे आयोडो। ठीक है, और फ्लोरीन है तो उसके लिए लिखेंगे फ्लोरो। ठीक है, ये आपके एज सफिक्स प्रीफिक्स यूज हो जाते हैं। ये एज प्रीफिक्स यूज होते हैं, इन्हें प्रीफिक्स की तरह आगे यूज कर लेते हैं। प्रीफिक्स मतलब पहले, आप जो भी हाइड्रोकार्बन का नाम लिखेंगे उससे पहले इन प्रीफिक्स का यूज करेंगे। ठीक है, इतनी सी बात हो गई क्लियर। फिर बात करें हम दूसरे हैलोजन ग्रुप की, दूसरे फंक्शनल ग्रुप की, तो वो आ जाता है आपका एल्कोहल। उसे कहते हैं हम एल्कोहल। अब ये जो एल्कोहल ग्रुप है ये बनता है OH ग्रुप से। किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर OH जुड़ जाए, एक ऑक्सीजन और उससे बाइंडेड हाइड्रोजन अगर जुड़ जाता है, इसे हम हाइड्रोक्सी ग्रुप कह देते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, तो किसी से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ जाए तो उसे हम एल्कोहल बोल देते हैं। जब आप नाम लिखते हो तो एल्कोहल के लिए प्रीफिक्स नहीं सफिक्स यूज होता है। ठीक है, एल्कोहल के लिए सफिक्स यूज होता है, मतलब आप नाम के बाद यूज करते हो, और वो सफिक्स कौन सा है? वो सफिक्स है ऑल। ठीक है, वो सफिक्स है ऑल, OL, ऑल यूज करते हो, राइट। अब एल्कोहल की प्रॉपर्टी आपको पता ही है, ठीक है ना। इसके बाद जो तीसरा आ जाता है वो है कीटोन। क्या है? कीटोन। कीटोन में क्या होता है कि कोई भी बीच का कार्बन हो सकता है, बस टर्मिनल कार्बन ना हो, शुरुआत का या एंड का कार्बन ना हो, बीच में कोई भी जो कार्बन है जो दो कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उस कार्बन से अगर ऑक्सीजन डबल बाइंडेड है, ठीक है, उस कार्बन से अगर ऑक्सीजन डबल बाइंडेड है तो वो हो जाता है कीटोन। यहां मैंने R लिखा है, R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। ठीक है, आप किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो उसे हम अल्काइल ग्रुप कहेंगे। जैसे CH4 में से अगर हम एक हाइड्रोजन कम कर दें, CH3 बना दें, तो वो एक अल्काइल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कोई भी कार्बन के ग्रुप हो सकते हैं और बीच में जो कार्बन होगा उस पर ऑक्सीजन होना चाहिए, तो वो कीटोन कहलाएगा। ठीक है, इसे हम कार्बोनाइल ग्रुप कह देते हैं। ये CO जो वाला ग्रुप है इसे कार्बोनाइल ग्रुप कह देते हैं। जब कीटोन जुड़ा हुआ होता है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन बीच वाले कार्बन पर जुड़ा हुआ होता है, तो सफिक्स के तौर पर
जो नाम यूज़ करते हैं उसे यूज़ करते हैं हम ओन। ठीक है, देखिए यहाँ से अल्कोहल से ऑल यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से ओन यूज़ कर रहे हैं, राइट, इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी 3 आपको समझ में आए। आगे बात करें 4 की, तो चौथा जो है वो आ जाता है आपका एल्डिहाइड। ठीक है, अब एल्डिहाइड क्या होता है? कोई भी टर्मिनल ग्रुप से कार्बन से अगर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसे हम सिंपली कंडेंस करके लिख देते हैं CHO, तो वो कहलाता है एल्डिहाइड। ठीक है, अब आप गौर करेंगे इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो तो वो कार्बोनाइल ग्रुप है, तो इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप होता है, बस कीटोन के अंदर वो बीच में होता है और एल्डिहाइड में उसे बाद में रखते हैं, एंड में होता है वो टर्मिनल। अब यहाँ पर नाम लिखते वक्त जो सफिक्स यूज होता है उसे बोलते हैं हम अल। जब आप नाम लिखेंगे तो अल वर्ड का यूज करेंगे, AL का यूज करेंगे, और AL कहाँ से आया है? एल्डिहाइड के आगे से, यहाँ से अल निकला है। समझ में आया? इसके बाद 5th है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है कौन सा ग्रुप जुड़ने पे होता है? कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो और सिंगल बॉन्डेड ऑक्साइड हाइड्रोक्सी ग्रुप हो तो उसे हम बोल देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे कंडेंस करके हम लिख देते हैं COOH। ठीक है, इसी को हम कंडेंस करके लिख देते हैं COOH। और जब इसके लिए नाम लिखना होता है तो एज सफिक्स हम यूज करते हैं ओइक एसिड। क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड। ठीक है, ये ओइक एसिड इसे थोड़ा सा डीमोल्ड करके बना हुआ है। ठीक है, ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही ओइक एसिड बना हुआ है, राइट। इसके बाद आपके 2 और हैं। एक है एल्कीन। जी हाँ, एल्कीन भी फंक्शनल ग्रुप में काउंट होता है और एल्काइन भी फंक्शनल ग्रुप में काउंट होता है। एल्कीन नहीं होता। ठीक है, एल्कीन भी फंक्शनल ग्रुप में काउंट होता है। और एल्कीन आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड कार्बन हो, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसे हम बोल देते हैं एल्कीन। और इसी के नाम से यहाँ से जो सफिक्स यूज होता है वो है ईन। ठीक है, इसी तरीके से एल्काइन कब होगा? जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो होगा एल्काइन। और जो सफिक्स यूज होगा दैट इज आइन। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आइन। ठीक है, तो आइन लगा देंगे। ठीक है, ये यहां से आया एल्काइन से। समझ में आया? तो ये हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप्स, 7 हैं आपके सिलेबस में, जिन्हें हम यूज करके आगे हाइड्रोकार्बन्स की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बात करते हैं हम IUPAC नोमेनक्लेचर की, कि हम किस तरीके से IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि IUPAC नोमेनक्लेचर है क्या। देखिए, IUPAC ना एक संस्था है। IUPAC एक संस्था है जो कि एक इंटरनेशनल संस्था है जो कि ये डिसाइड करती है कि कोई भी केमिकल किस तरीके से उसका नाम होना चाहिए, नाम रखा जाना चाहिए, या फिर कोई भी केमिकल है जो कि अप्लाइड साइंस में उसे केमिस्ट्री के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वही बना रही है। ठीक है, ताकि इंटरनेशनली ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी चीज़ें समझी जा सकें आसानी से। जैसे अभी मान लो हम लोहा कहते हैं, ठीक है, उसी चीज़ को इंग्लैंड में आयरन कहते हैं, उसी चीज़ को लैटिन में फेरस कहते हैं। ठीक है, अब एक ही चीज़ के इतने सारे नाम हैं। अब अगर कोई स्टैंडर्ड तय ना हो, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड नाम तय ना हो, तो फिर इंटरनेशनल लेवल पर कोई कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगा। मान लो अगर इंडिया का इंसान जिसे सिर्फ लोहा ही पता है, वो जाता है और वो कहता है कि मैंने लोहे पर डिस्कवरी की है, मैंने कुछ लोहे पर रिसर्च की है, तो कैसे पता करेंगे? उन्हें कैसे समझ में आएगा कि वो आयरन के बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है, या लैटिन वालों को कैसे पता चलेगा कि वो फेरस के बारे में बात कर रहे हैं?
तो स्टैंडर्ड सेट करने जरूरी हैं ताकि सभी चीज़ों को सारी चीज़ें समझ में आए, सभी लोगों को सारी चीज़ें समझ में आए। ये जो स्टैंडर्ड सेट करता है दैट इज केमिस्ट्री में IUPAC, और उन्होंने ही केमिकल्स के, हाइड्रोकार्बन्स के नाम रखने की एक प्रक्रिया बनाई है, कुछ रूल्स बनाए हैं, और उन्हें बोलते हैं हम IUPAC नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर का मतलब है नामकरण, ठीक है। तो हम IUPAC के अकॉर्डिंगली नामकरण करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक है IUPAC नॉमनक्लेचर, ठीक है। IUPAC नॉमनक्लेचर। अब IUPAC की फुल फॉर्म क्या है? IUPAC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC की फुल फॉर्म है। आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से नॉमनक्लेचर किया जाता है। देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए कुछ चीजें हम पहले ही समझ लेते हैं। क्या चीजें हैं? सबसे पहले है कि आपको कार्बन वर्ड रूट्स पता होने चाहिए। कार्बन नंबर वर्ड रूट्स, कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन हैं उसके लिए डिनोट करने वाले नंबर्स और उसके सफिक्स या प्रीफिक्स वर्ड रूट जो है वो आपको पता होने चाहिए। अगर कार्बन 1 है तो यूज करते हैं मिथ, ठीक है। कार्बन 2 है तो यूज करते हैं इथ, कार्बन 3 है तो यूज करते हैं प्रोप, कार्बन 4 है तो यूज करते हैं ब्यूट, ठीक है। कार्बन 5 है तो पेंट, कार्बन 6 है तो हेक्स, कार्बन 7 है तो हेप्ट, कार्बन 8 है तो ऑक्ट, कार्बन 9 है तो एन, ठीक है, और कार्बन 10 है तो डेक। ये कुछ वर्ड रूट्स हैं जो कार्बन नंबर को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप 5 से उससे आगे के तो आपको पता ही है, पेंट का मतलब 5 होता है, हेक्स का मतलब 6 होता है, ये आपको नॉर्मली पता होंगे। ये शुरुआत के 4 जो हैं इन्हें आप ध्यान रख लीजिए। मिथ का मतलब 1 होता है, इथ का मतलब 2 होता है, प्रोप का मतलब 3 होता है, ब्यूट का मतलब 4 होता है। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसी को अभी याद कर लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो। फिर बढ़ते हैं हम अगली दूसरी चीज की ओर। देखिए, अगर आपको ये पता चल गया कि ये है, इसके बाद अब आपको जो दूसरी चीजें निकालनी आनी चाहिए वो है कि नाम कैसे लिखें, ठीक है। देखिए, नाम लिखने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बना रखा है हमने ताकि आपको उसे देखकर नाम लिखने में आसानी हो, ठीक है। आपने ये देख लिया, याद कर लिया, इसे अलग से नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे आपकी बुक में कुछ दे रखे हैं, ठीक है, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, तो अब IUPAC नॉमनक्लेचर के लिए जो एक फॉर्मूला बनाया हुआ है हमने, उसे ध्यान से देखिए। कैसे करते हैं? सबसे पहले आप लिखते हैं ब्रांच, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे आप ब्रांच। ब्रांच के बाद लिखते हैं हेलो, ठीक है। हेलो के बाद आप कार्बन नंबर लिखते हैं, कार्बन नंबर का वर्ड रूट। उसके बाद आप लिखते हैं एन या इन या फिर आइन, ये डिपेंड करता है। अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, ध्यान रहे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन होता है, कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड है तो इन होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है कहीं भी तो आइन होता है, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं आप ऑल, एल्कोहल के लिए, ठीक है, अल एल्डिहाइड के लिए, ओन ओइक एसिड के लिए, और ओन कीटोन के लिए, और लास्ट है ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए,
ठीक है, ये सारी चीजें आप लिखते हैं। तो लिख देते हैं, ओल कब लगाते हैं? जब OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। अल कब लगाते हैं? जब CHO ग्रुप हो, ठीक है। इसके बाद ओन कब लगाते हैं? जब कार्बन से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो। और ओइक कब लगाते हैं? जब COOH हो। समझ में आया? इस तरीके से आप लगाते हैं। हेलोजन में क्या क्या आते हैं आपके? हेलोजन में क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, फ्लोरीन आ सकता है, सॉरी, आयोडीन आ सकता है, ठीक है। समझ में आया? अगर आपने ये देख लिया, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो, आगे आपको बाकी समझ में आ जाएगा। एग्जांपल्स लेके हम करते हैं, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर देखना। तो सबसे पहले अगर आपको एक कंपाउंड दे दिया, फॉर एग्जांपल आपको एक सिंपल सबसे पहले लेकर चलते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ना इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? आप सिंपली क्या करेंगे? बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिससे आपको इजी रहेगा। मैं इसका सबसे पहले एक बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लेता हूं। तो आप जितने भी कार्बन हैं उन्हें सबको एक साथ ऐसे लिख लीजिए, थोड़ी दूरी के साथ। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं ताकि इजी रहे, वरना हाइड्रोजन नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए, तो कार्बन और जितने भी कार्बन हैं उन्हें सबको सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ लीजिए। आपको सबसे पहले क्या करना है? जितने भी कार्बन हैं उन्हें लिख लीजिए और उन सबको सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद जिस कार्बन पर जितने हाइड्रोजन हैं उतने जोड़ दीजिए। यहां पहले पर 3 जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जोड़ दिए सारे के सारे, ठीक है। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, उसका ध्यान होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर ऑक्सीजन कहीं लगा हुआ होगा तो वो डबल बॉन्ड के साथ लगा हुआ होगा। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, हर कार्बन पर जितने हैं, इस पर 3 है, 3 लगा दिए, इस पर 2 हैं, 2 लगा दिए, इस पर 2 हैं, 2 लगा दिए, इस पर 3 है, 3 लगा दिए, ठीक है। अब आपको अगर ऐसे बनाना आ गया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, बनाना आना चाहिए। अब नाम लिखना है आपको, IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना है। क्या करना है हमें? शुरुआत से देखना है। क्या इसमें कोई ब्रांच है? आपको याद है ब्रांच कैसे होती है? कि अगर आपकी कोई कार्बन की चेन बनाई है, आप हाइड्रोजन को इग्नोर करें तो कार्बन सिर्फ सारे के सारे एक सीधी लाइन में है, ठीक है। तो ये किस में है? ब्रांच में। अच्छा, एक और बात, अगर कार्बन इस तरीके से है, ठीक है, तो भी ये सिंपल चेन ही है, ब्रांच नहीं है, ठीक है। ब्रांच नहीं है, कोई पेड़ की टहनी है, वो ऐसे जा रही है, तो इस टहनी में कोई और ब्रांच है क्या? नहीं है ना। ब्रांच तो तब होती जब ये मेन टहनी जा रही होती और इससे ऐसे कुछ बाहर निकला हुआ होता, तब होती ना। ये तो सिंपल एक चेन ही है, बस आपने उस चेन को मोड़ दिया है। अगर आपके पास मान लो साइकिल की चेन है, उसे आप चाहे सीधी रख लीजिए, चाहे उसे घुमा दीजिए, गोल कर दीजिए, चाहे उसे थोड़ा मोड़ के टेढ़ा मेढ़ा रख दीजिए, वो रहेगी तो एक ही चेन ना। तो ये एक चेन है, एक चेन में से अलग से कोई और दूसरी चेन निकल रही होती तो हम कहते हैं कि वो ब्रांच है। तो इस टाइप से है तो ब्रांच नहीं है, ठीक है। ब्रांच कैसे हो सकती थी? ऐसे हो सकती थी ब्रांच, ऐसे। तो ये चेन हो गई और इसमें ये ब्रांच निकल गई, ठीक है। समझ में आया? तो इसमें ब्रांच नहीं है, तो ब्रांच नहीं है इसके अंदर, आगे बढ़े, नहीं है तो छोड़ो। फिर हेलोजन, आपको कहीं भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ नजर आ रहा है? इनमें से, इन चारों में से कुछ नजर आ रहा है? यहाँ पर नहीं नजर आ रहा, इसे भी छोड़ो। फिर काउंट करेंगे हम कार्बन, कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या था आपका? 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट है हमारा ब्यूट। क्या है? ब्यूट। यहां लिख देते हैं फिर से, चलिए। 1 के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स और 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट। वैसे इससे ज्यादा आपका आएगा नहीं तो अभी इतना छोड़ देते हैं, एन और डेक आप देख लीजिए, ठीक है। तो 4 कार्बन के लिए क्या है? ब्यूट है, तो आपने ब्यूट लिख दिया, हो गया। उसके बाद आपको चेकआउट करना है कि सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है या फिर कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो देखो, इन 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड। दैट मीन्स ये क्या है? ये है एल्केन। एन लगा देंगे इसके लिए,
तो आगे जोड़ दिया आपने एन, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, अब जब आप आगे काउंट करेंगे और अगर आगे एल्कोहल, एल्डिहाइड या इनमें से कोई भी जुड़ा हुआ हो इसमें, ठीक है, आप देखिए क्या इसमें OH है, नहीं है, क्या CHO है, नहीं है, क्या C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, नहीं है, COOH है, नहीं है, कहीं भी नहीं है ना। तो इसका नाम तो पूरा हो गया ब्यूटेन, ठीक है, इसका नाम तो पूरा हो गया ब्यूटेन, ठीक है। जो समझाना चाहता हूं मैं आगे एग्जांपल में समझा लेता हूं। ये समझ में आया, इसका नाम हो गया ब्यूटेन। पर चलिए अगर मैं ये कहूं कि यहां से 2 हाइड्रोजन निकालकर लास्ट वाले को CHO बना दिया मैंने, लास्ट वाले को मैंने CHO बना दिया, तो मैं इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना लूंगा, एक हाइड्रोजन और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, क्योंकि CHO तो ऐसे ही होता है। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट CHO लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, अगर आपको पता है कि इसमें बॉन्डिंग कैसे है तो उसी तरीके से। फिर से हम देखेंगे, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या इसमें ब्रांचिंग है, नहीं है, कार्बन ब्रांच पे नहीं निकल रहा। हेलोजन है इसके अंदर, नहीं है, कहीं भी हेलोजन नहीं है। कार्बन कितने हैं, 4 ही हैं कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो गया, 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो गया। फिर सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डेड है, तो एन लगा दिया हमने, ठीक है। इसके बाद क्या एल्कोहल ग्रुप है, OH है इसमें, नहीं है। क्या CHO ग्रुप है, हाँ ये CHO ग्रुप है। अब जैसे ही आप इधर से आगे जाएंगे तो पहले आप क्या करेंगे, इनमें से E को माइनस कर लेंगे, E को हटा देंगे, तो आपको यहां से पहले E को हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब लगा देंगे CHO के लिए अल, CHO के लिए क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद और कुछ बचा, नहीं बचा, तो नाम क्या बन गया इसका, ब्यूटेनल, नाम बन गया इसका ब्यूटेनल। समझ में आया, ठीक है। अच्छा चलिए और एग्जांपल लेते हैं। अब एक एग्जांपल ले लिया आपने, CH3CH CH2COOH, ठीक है। यहां चलिए Cl कर देते हैं, ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर दिया है, आपको नाम लिखना है, क्या करेंगे, वही कार्बन देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये Cl है, ठीक है, Cl, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को पहले लाइन में लिख लीजिए, ठीक है, उन सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। उसके बाद अब इस पर हाइड्रोजन है 3 लगा दिए, इस पर क्लोरीन लगा हुआ है 1, इस पर हाइड्रोजन लगा हुआ है 1, इस पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं 2, इस पर COOH है, आप चाहें तो COOH डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर चाहें तो आप डबल बॉन्डेड जैसे लिखा हुआ होता है ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए हम नाम देखेंगे। सबसे पहले क्या ब्रांच है इसमें, नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है, सिंपल चेन है। क्या इसमें हेलोजन ग्रुप है, जी हाँ इसमें हेलोजन ग्रुप है, क्लोरीन ग्रुप है, ठीक है। क्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं हम, क्लोरो, क्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं, क्लोरो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कार्बन नंबर, कार्बन नंबर कितने हैं, 5, 5 के लिए लिखते हैं हम पेंट, तो यहां लिख देंगे पेंट। पेंट के बाद आप देखेंगे सभी कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। उसके लिए आपको पहले देखने होंगे कि सभी कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए ना, जब आपने स्ट्रक्चर बनाया है। तो देखो यहाँ कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, लेकिन यहाँ 3 है और यहाँ 3 है। जिन 2 लगातार के बीच में कमी पड़ रही होगी उन दोनों के बीच में आप जोड़ देंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। कितने की कमी पड़ रही है, 1 की कमी पड़ रही है, क्योंकि 4 मैक्सिमम जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड ही बना सकता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड जोड़ देंगे। और जैसे ही आपने डबल बॉन्ड जोड़ा तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया, राइट। तो 4 4 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 बॉन्ड है, तो बॉन्ड अब पूरे हैं। तो अब देखें सभी के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है, नहीं, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। आपको ये सिंगल बॉन्ड काउंट नहीं करना है, क्योंकि ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का है, कार्बन कार्बन का नहीं है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ है आपका डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए आप क्या लगाते हैं, इन, तो आपने लगा दिया इन, ठीक है। अब अगर ये नहीं होता तो ये यहीं खत्म हो जाता,
लेकिन यहां पर ये एक और फंक्शनल ग्रुप बाद वाला है, और अगर इनके बाद वाला कोई फंक्शनल ग्रुप हो तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, ई को हटा देते हैं। अब देखेंगे क्या इसमें OH ग्रुप है। देखिए इसमें OH ग्रुप, देखिए भले ही ये OH ग्रुप है लेकिन ये OH इसका है, ओइक एसिड का है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये OH ओइक एसिड का है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ना कि अलग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये अल्कोहल का नहीं माना जाएगा, तो ये अल्कोहल का नहीं है। क्या एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप है? जी नहीं, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। क्या इसमें ओन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है? जी नहीं, इसमें कीटोन ग्रुप नहीं है। इसमें ओइक एसिड ग्रुप है? जी हाँ, इसमें COOH ग्रुप है। तो हम लगा देंगे ओइक एसिड। क्या नाम बन गया इसका? बन गया नाम क्लोरोपेंटीनोइक एसिड। क्लोरोपेंटीनोइक एसिड, समझ में आया? ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कैसे नाम लिखते हैं। आगे बढ़े, चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। अब एक एग्जांपल आप ले लेते हैं ब्रांच वाला। हमें दे रखा है CH3 CH2 CH, ये ब्रैकेट है, ठीक है, ब्रैकेट में CH3 ब्रैकेट क्लोज, CH2 एंड CH2OH, ठीक है, ये ले लिया। अब इसका स्ट्रक्चर बनाइए। अभी देखिए सबसे पहले समझिए, अगर कोई चीज ऐसे ब्रैकेट में लिखी हुई है दैट मीन्स वो ब्रांच है। अगर कोई चीज ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है दैट मीन्स वो क्या है, ब्रांच है। तो इस ब्रांच को छोड़ के आप पहले कार्बन टोटल काउंट कीजिए, ब्रांच को छोड़ के। तो 1 2 3 4 5, पहले तो आप सिंपल 5 कार्बन इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, और उन्हें सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। इसके बाद ये कार्बन आप काउंट करें, देखिए ये या तो इस पे जुड़ सकता है, आप सोचने चाहें तो, क्योंकि ब्रैकेट में है तो या तो ये इससे जुड़ सकता है या इससे जुड़ सकता है। वैसे नॉर्मली होता ही ये है कि आप आगे से पढ़ना शुरू करते हैं तो ये CH3 उसके साथ जुड़ा होगा जो कार्बन इससे पहले होगा, ये ब्रांच उससे जुड़ा होगा जो कार्बन इससे पहले होगा, तो ये तीसरे वाले पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर भी आपको पता करना है तो आप कैसे कर दीजिए, आप जिन पर डाउट हो रहा है उन दोनों को छोड़ दीजिए, पहले बाकियों का हाइड्रोजन पूरा कर दीजिए। इस पर 3 हाइड्रोजन है, फिर इस पर 2 हाइड्रोजन है, फिर हमें डाउट है इस और इस पर, अगर आपको डाउट है तो अभी इन 2 को छोड़ दीजिए। इस लास्ट वाले पर क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 OH है, ठीक है। अब इस पर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है और इस पर 1 हाइड्रोजन है, ठीक है। आपने सिर्फ ये नहीं लगाया, बाकी हाइड्रोजन तो सारे लगा दिए। अब देखिए इसके 4 पूरे हो गए, इसके 4 पूरे हो गए, इसके 3 ही पूरे हुए हैं, दैट मीन्स ये जो ब्रांच है ये इसी पर जुड़ेगी। ऐसे आपने CH3 लगा दिया, ठीक है, समझ में आ गया। अब जरा इसका नॉमेनक्लेचर शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रांच का नाम। अच्छा, ब्रांच का नाम कैसे लिखा जाता है? ब्रांच का नाम लिखने का तरीका क्या है कि जब भी आप ब्रांच का नाम लिखेंगे तो आइल करके लिखते हैं, ठीक है। ब्रांच का नाम जो है नेम लिखते हैं तो आइल करके लिखते हैं। जो भी कार्बन नंबर होगा उसके पीछे आइल, ई भी नहीं आएगा, सॉरी, YL करके लगा देते हैं, ठीक है। जैसे एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं आप, मिथ, ठीक है। ब्रांच में एक कार्बन है उसके लिए लिखते हैं आप मिथ, और क्योंकि ये ब्रांच है तो हम क्या लगा देंगे, आइल। समझ में आया, मिथ आइल, ठीक है। ये हमें पता चल गया ये क्या है, ब्रांच में है, मिथाइल। इसके बाद आगे लिखेंगे आप कि हेलोजन ग्रुप है कहीं पर, जी नहीं, इसमें हेलोजन ग्रुप नहीं है क्या, नहीं है, इसमें कोई हेलोजन ग्रुप नहीं है। फिर कार्बन नंबर, कार्बन कितने हैं मेन चेन में, 1 2 3 4 5। आपको ब्रांच नहीं देखनी है, मेन चेन देखनी है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन हो गए, दैट मीन्स पेंट हो गया, आप लिख देंगे पेंट, ठीक है। फिर सभी कार्बन के बीच में देखेंगे, कहीं भी डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो इन या आइन लगा देंगे, लेकिन यहाँ सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, ठीक है। अगर इससे आगे है, अल्कोहल ग्रुप है या एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है या
कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो यहाँ से पहले ई को हटाएंगे। तो क्या इनमें से कोई ग्रुप है? जी हाँ, यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ H और OH नहीं है। ठीक है ना, यहाँ डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ है। OH किस में होता है? एक और होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन कार्बोक्सिलिक में क्या होता है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी होता है साथ में, लेकिन यहाँ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन नहीं है। दैट मीन्स ये वाला OH एल्कोहल का है, ये ध्यान रखना है, ये वाला OH एल्कोहल का है। तो अगर ये एल्कोहल का है तो पहले तो यहाँ से E हटाएंगे और E हटाने के बाद ऑल लगाएंगे, तो इसका नाम बन गया मिथाइल पेंटेनॉल। मिथाइल पेंटेनॉल। ठीक है, इसके बाद देखिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कैसे नाम लिखते हैं। बहुत ही इजी सा टॉपिक था। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो आप आराम से नाम लिख सकते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं ब्रांच का। ठीक है, मैं इसी में चेंज कर देता हूं कुछ चीजें, जैसे यहां मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूं, यहां मैं ब्रोमीन लगा देता हूं और यहां मैं C2H5 लगा देता हूं। ठीक है, अब जरा देखो क्या हुआ। नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ब्रांच, हमें पता है ये ब्रांच है। ठीक है, हमें पता है ये ब्रांच है। अच्छा, ब्रांच है। देखो अभी क्या हो सकता है कि एक और चीज होती है कि आप कार्बन नंबर गिनते हैं, जो जिसमें लगातार कार्बन नंबर ज्यादा होते हैं उसे हम मेन चेन मानते हैं, और जिसमें कम होते हैं उसे ब्रांच मान लेते हैं। अगर मैं ऐसे काउंट करूं तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, और मैं ऐसे काउंट करूं तो 1 2 3 4 5, 2 कार्बन है ना, 5, तो दोनों और बराबर है। तो फिलहाल तो इसे भी चेन मान सकते हो, इसे भी चेन मान सकते हो। ठीक है, तो नाम लिखिए क्या है। सबसे पहले आप ब्रांच का नाम लिखेंगे। ब्रांच क्या है? ब्रांच में 2 कार्बन है और 2 कार्बन के लिए लिखते हैं आप इथ। ठीक है, और क्योंकि चेन है, सॉरी ब्रांच है, और आइल कर देंगे ब्रांच के लिए, तो इथाइल हो गया। फिर कार्बन कितने हैं? कार्बन है 5, चेन में कार्बन हो गए 5, 5 के लिए पेंट। फिर यहां पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए ईन। ईन के बाद यहां पर अल्कोहल ग्रुप है तो उसके लिए ऑल। ये बन गया इथाइल पेंटीनॉल। समझ में आया? इथाइल पेंटीनॉल। यहां से हटाना था, ठीक है, क्योंकि 4 पूरे हो गए। समझ में आ गया? इथाइल पेंटीनॉल। ठीक है, अब जो चीज मैं समझा रहा हूं कि अगर ब्रांचिंग ज्यादा हो, जैसे यहां मैं लिख दूं C3H7, ठीक है। अब आप देखो कि 1 2 3 4 5, राइट, और 1 2 3 4 5 6। तो इस वक्त ये जो है ये पेरेंट चेन है, ये मेन चेन है, और ये ब्रांच है। ठीक है, अगर यहां पर H होता तो, अगर यहां पर H होता तो, ठीक है, समझ में आया? तो ये पेरेंट चेन होती, फिर ये इथाइल लिखा जाता, और यहां पर हम काउंट करते कितने 6, तो हेक्स ईन बन जाता है ना। समझ में आया? अच्छा, अगर इसी चीज में अभी जो था पहले, लेकिन यहां पर OH था, यहां पर क्या था? OH। तो क्योंकि अब यहां पर OH है तो अब आप क्या करेंगे? देखिए, अब आप इसी को चेन ब्रांच मानेंगे, आप इसी को ब्रांच मानेंगे। भले ही अब ऐसे कार्बन नंबर ज्यादा हो गए, लेकिन अब इसे ब्रांच मानेंगे। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिंपल सा ये है कि ब्रांच में आपके फंक्शनल ग्रुप नहीं होते आपके लेवल पर, आपके लेवल पर 10th लेवल पर। ये मान के चलिए कि ब्रांच के अंदर कभी फंक्शनल ग्रुप नहीं आएंगे। फंक्शनल ग्रुप को हमें मेन चेन के अंदर रखना है, कुछ भी हो, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमारी प्रायोरिटी होती है। तो देखो यहां OH फंक्शनल ग्रुप है तो ये मेन चेन में आना चाहिए। यहां पर डबल बॉन्ड, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना, तो ये भी मेन चेन में आना चाहिए। तो मेन चेन यही हो सकती है। मान लीजिए यहां पर सिंगल बॉन्ड होता, तो फिर अगर यहां सिंगल बॉन्ड होता तो फिर मेन चेन क्या हो जाती? ये हो जाती मेन चेन, क्योंकि यहां मेन चेन में तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप भी आ गया और लॉन्गेस्ट चेन भी बन गई, 6 की चेन भी बन गई और फंक्शनल ग्रुप भी उसी के अंदर आ गया। तो फिर इसे मान लेते हैं अगर यहां पर ब्रोमीन नहीं होता तो,
वही बात, ठीक है, अगर यहाँ पर ब्रोमीन नहीं होता तो। ठीक है, समझ में आया? तो वैसे आपके सिलेबस में इतना आपके लिए ये भी बहुत हाई है, तो ये जितना बताया है इस फॉर्मूले के हिसाब से आप सिंपल वाले कर सकते हैं, आपके एग्जाम में आ जाएंगे अच्छे मार्क्स। ठीक है, इन टॉपिक से आज के लिए इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं आगे के लिए। ठीक है, अगर आपने वीडियो इससे पहले की नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाके पहले वीडियोस देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को ग्रो करवाइए। आपका और हमारा चैनल मिलकर है ये। ठीक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी आपको, आप वहीं पर डायरेक्ट वीडियोस के सारे जो हमारे वीडियोस आई हुई हैं, पूरे 10th क्लास का सिलेबस कवर अप करा दिया, ये लास्ट चैप्टर है, तो उस सारे के सारे वीडियोस के लिंक आपको वहीं पर डायरेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।